अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज का जो हमारा वेबिनार है टैक्स, इनकम टैक्स और आईटी रिटर्न, इससे मुताल्लिक ये वेबिनार हमने क्यों रखा है, इसके बारे में सिर्फ मैं आपको दो बातें शुरू में कहूंगा और उसके फौरन बाद में आज के हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं हम उनको इनवाइट करेंगे। सबसे पहली चीज ये है कि मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जिनको टैक्स, इनकम टैक्स, आईटी रिटर्न के बारे में हमको कोई मालूमात नहीं है। ये मालूमात नहीं होने की वजह से प्रॉब्लम ऐसे क्रिएट होते हैं जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक का मसला है। हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो है उनके ताल्लुक से जो मसला खड़ा किया गया था, ये सारी चीजें तो बात की है, जो उनपे एलिगेशंस वगैरह लगाए गए हैं, जो लीगली उनपे अभी तक जो केस चल रहा है वो ईडी का केस है, इनकम टैक्स का केस है। ऐसे ही हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का जो अभी मसला हमारे सामने आया है, हालांकि बहुत सारी चीजें जो है हमारे सामने हैं कि वो इस्लाम की तबलीग करते थे, दावत देते थे, लेकिन कोर्ट के अंदर उनके अगेंस्ट में जो चीजें रखी गई है उनमें से ये रखा गया है कि उनका जो टैक्स का या जो पेमेंट उनके यहाँ पे ट्रांजैक्शन वगैरह होते थे उससे रिलेटेड कि उनके अकाउंट में जो है फॉरेन करेंसी में 3 करोड़, फलानी जगह से 2 करोड़, ऐसे बड़े बड़े ट्रांजेक्शन हुए। प्रॉब्लम ये होता है कि अभी देखो हमारे भारत का जो सिस्टम है ना वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है, खास तौर पे टैक्स को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर, ये सारी चीजों को लेकर। तो इसीलिए हमने ये जो वेबिनार रखा हुआ है खास आप लोगों की मालूमात और इंफॉर्मेशन के लिए कि आप लोग इससे इस्तेफादा करें और जो उस लाइन का एक्सपर्ट रहेगा वो अगर उस टॉपिक के ऊपर रोशनी डाले तो आपको ज्यादा फायदा होगा। इसीलिए आज जिन मेहमान को हमने दावत दी है वो है इंतखाब इब्राहिम शेख, जो सीए है। इसी तरह से उनका जो एक्सपीरियंस है तकरीबन जो है 10 सालों से ज्यादा है और अपनी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा सऊदी अरबिया के अंदर भी वो टैक्स का काम संभालते रहे हैं। इसी तरह से यहां पर भी जो है माशाल्लाह पूना के अंदर उनका अपना टैक्स का एक पूरा सिस्टम चलता है, यानी उनका जो अपना ऑफिस है जहां पे जो है वो उनकी एक पूरी टीम है जो उनके अंडर में काम करती है। इंशाल्लाह हम उनका नंबर भी साथ में जोड़ देंगे ताकि बाद में आप लोगों में से किसी को उनसे कुछ रिलेटेड सवाल पूछना है या उनसे जो है कांटेक्ट करना है, आप बिल्कुल कर सकेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे जो मेहमान हैं सिर्फ आप उनको देख सकेंगे। तो इसीलिए और आखिर में ये जो पूरा आप लोगों के सामने जो है अभी वो उनकी पूरी स्पीच होंगी और स्पीच के बाद में जो है वो सारे डिटेल्स जब आपके सामने रखेंगे और अपना पीपीटी वगैरह जब आपके साथ में शेयर करेंगे, फिर उसके बाद में आप लोगों को सवाल जवाब का भी जो है पूरा पूरा मौका दिया जाएगा। आपके जहन में कुछ क्वेश्चन है, कुछ सवाल है तो वो भी आप पूछ सकोगे। तो इसके लिए मैं बगैर किसी ताखिर के और बगैर कोई टाइम लिए के इंतखाब इब्राहिम शेख सीए, उनसे बड़े अदब से रिक्वेस्ट करता हूं कि सर आप तशरीफ लाइए और आप जो है जो आज का हमारा टॉपिक है उस उन्वान से हमारी रहबरी रहनुमाई फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करूं कि उसने हमें जो है यहाँ तक पहुँचाया, और उसके बाद में हजरत हमारे मौलाना अकबर साहब का भी शुक्रिया अदा करूं कि उन्होंने मुझे मौका अता फरमाया कि मैं उम्मत के सामने जो है टैक्स के बारे में जो है मालूमात जो है पेश करूं। तो जो है बगैर किसी ताखिर के जो है मैं अपने जो है टॉपिक पर जो है अभी आता हूँ। ये बात ये रोड है ना। ठीक है, हाँ। तो जो सबसे पहले तो हम इस बात को जो है समझ ले कि भाई टैक्स जो है पे करना जरूरी है या नहीं। अक्सर लोगों के जो है जहनों में ये बात होती है कि भाई टैक्स जो है देना जरूरी क्यों है, क्या चाहिए, हम क्या गवर्नमेंट क्यों हमसे जो है टैक्स वसूल करती है।
ये जो है इश्कालात जो है लोगों के जहनों में थे। और जो है एक बार और वाज़ेह कर दूं मैं कि मेरे इस जो स्पीच में जो है ना किसी जो है कि जो है किसी की तायीद होगी ना किसी की जो है मुखालिफत होगी गवर्नमेंट के ताल्लुक से। मेरी जो चीज स्पीच में जो है सारे फैक्ट्स जो है बयान किए जाएंगे, इसमें जो है किसी की तायीद या जो है किसी की जो है मुखालिफत नहीं होगी, इस बात को जो है जहन में जो है रख लिया जाए। तो जैसे कि जो है हुकूमत जो है बहुत सारे जो है खिदमात जो है अंजाम देती है। मिसाल के तौर पे जो है मिलिट्री है, फिर जो है पूरे जो है बॉर्डर की जो है हिफाजत करती है, पुलिस फोर्स है, फिर हमारा जो है कोर्ट का निज़ाम है, फिर जो है गवर्नमेंट के अस्पताल वगैरह होते हैं जिसमें जो है मुफ्त में या सस्ते जो है दामों में जो है इलाज करवाया जाता है। तो ये सारे जो अखराजात जो है गवर्नमेंट के होते हैं, तो जो है इन अखराजात को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को जो है फंड्स की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है। इसलिए जो है गवर्नमेंट जो है मुख्तलिफ तरीकों से जो है फंड जो है वो हासिल करती है। उसमें सबसे बड़ा जो है जो तरीका है या जो सोर्स है गवर्नमेंट को जो है फंड्स का, वो टैक्स है। तो जो है टैक्स जो है ये दुनिया के जो है तकरीबन सब ममालिक में भी जो है लगाया जाता है। मैं जो है सऊदी अरब में भी जो है सऊदी अरब के ताल्लुक से बता दूं, हाँ जो हम जैसे मैंने कहा कि मैं किसी की तायीद या ये नहीं कर रहा हूँ। सऊदी अरब में भी एक जो है एक बड़ा इदारा है गवर्नमेंट का, जिसको जो मसलहतुल ज़का व दखल कहा जाता है, कि वो जो है ज़कात और टैक्स जो है वो कलेक्ट करता है। तो सऊदी अरब में जो है अभी हाल ही में जो है कुछ सालों पहले जो है वहां भी जो है वैट जो है जो इंडिया में जिसे जीएसटी कहा जाता है, वैट भी जो है वहां शुरू किया गया है। तो ये जो है ये टैक्स के जो है लगाने के यही जो है इसके पीछे बड़ा रीजन है कि जो है गवर्नमेंट को जो है खराजात के लिए जो है फंड्स की जरूरत होती है, इसलिए जो है गवर्नमेंट जो है टैक्स लगाती है। अब जो है गवर्नमेंट जो है मुख्तलिफ तरीके से जो है टैक्स लगाती है, जिसे जो है हम एक जो है एकेडमिक ये जो क्लासिफिकेशन कहते हैं, जैसे एक इल्मी जो है एक बहस है कि कुछ डायरेक्ट टैक्स होता है, कुछ इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो बस एक ये समझ ले एक आम आदमी के लिए कि जो ये सारे जो है टैक्सेस होते हैं जो गवर्नमेंट लगाती है। मिसाल के तौर पे इनकम टैक्स है जो है बहुत जी है मशहूर टैक्स है इनकम टैक्स। फिर प्रॉपर्टी पर भी टैक्स लगाया जाता है जो है, और फिर जो है व्हीकल टैक्स होता है, स्टैम्प ड्यूटी होती है। फिर जो है अब इनडायरेक्ट टैक्सेस में की बात अगर हम करें तो उसमें जीएसटी होता है, वैट होता है, वैट जो पेट्रोल वगैरह पे लगाया जाता है। कस्टम्स ड्यूटी होती है कि जो जब बाहर मुल्कों से कोई माल जो है आता है, तो बॉर्डर पे या जो है हमारे बम्बई पोर्ट पर जो है वहां जो है कस्टम्स का डिपार्टमेंट होता है जो टैक्स लगाता है, कस्टम्स ड्यूटी लगाता है। फिर आप कहेंगे एंट्री टैक्स होता है, जो टोल वगैरह आप देखते हैं कि रास्तों में एंट्री टैक्स होता है। तो एक जो है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के जो जब हम शेयर ट्रेडिंग करते हैं, शेयर बेचते खरीदते, तो ये गवर्नमेंट जो है ये भी टैक्स लगाती है। ये मुख्तलिफ किस्म के जो है टैक्सेस जो है गवर्नमेंट लगाती है, ताकि जो है गवर्नमेंट अपने अखराजात और जो सर्विसेज जो है मुल्क को दे रही है उसको जो है पूरा किया जाए। हम जो है अब जो है हाँ, तो चूंकि जो है इनकम टैक्स जो है ये बहुत ही मशहूर टैक्स है और इसमें तकरीबन हर एक को जो है कवर किया जाता है, हर एक पर एप्लीकेबल होता है। इसलिए हम जो है और ये टैक्स का जो टॉपिक है बहुत ही जो है वसी टॉपिक है। इसमें जो है घंटों जो है अगर इसमें जो है तबसरा किया जाए, घंटों इसमें जो है इसको सीखा जाए, तो जो है वो भी जो है कम पड़ जाए। तो इनकम टैक्स जो है ये जो है इसमें जो है किसी शख्स के जो है सैलरी होती है, या किसी का जो है रेंट हासिल करता है, या कोई बिजनेस कर रहा है और उसमें जो उसको प्रॉफिट हो रहा है, या कैपिटल गेन यानी कि जो है प्रॉपर्टी जब हम बेचते हैं तो उसपे भी जो है जो हमको फायदा होता है, प्रॉफिट होता है। या अदर सोर्सेस है जैसे जो है जैसा डिविडेंड होता है, शेयर मार्केट से जो हम जो मुनाफा नफा हासिल करते हैं, ये सारे जो है टैक्स है, ये सारे सोर्सेस ऑफ इनकम कहते हैं, कहा जाता है कि ये जो इन सारे सोर्सेस को मिलाकर जो है किसी शख्स की जो है ये इनकम मानी जाती है। कि जो है अगर कोई शख्स मिसाल के तौर पे कोई कंपनी में एम्प्लॉय है, वहां जो है उसको सैलरी मिल रही है, फिर जो है उसका जो है एक मिसाल फर्स्ट मान ले कि उसकी एक दुकान भी है जो उसने रेंट पर दे रखी है।
तो उसकी सैलरी और उसका रेंट ये दोनों मिला के जो है उसकी टोटल इनकम मानी जाएगी और उस पे जो है उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट ने जो है मुख्तलिफ शख्सों के लिए अलग अलग रेट जो है तय किए। इंडिविजुअल जो होते हैं, जो फर्द होते हैं, उनके लिए जो है 5 लाख तक के जो है इनकम तक कोई टैक्स नहीं है। और उसके आगे जो है अलग अलग रेट होते हैं, 5%, 20%, 30%। हाँ, इस तरह से जो है और जो बिजनेसमैन है किसी का, तो उसके लिए भी जो है अगर कोई जो है प्राइवेट लिमिटेड किसी ने बना दी है कंपनी, तो प्राइवेट लिमिटेड के भी जो है बहुत सारे कवानीन होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। हाँ, अब जो है पिछले जो है कई दिनों पर जो है पिछले 2-3 सालों पहले जो है गवर्नमेंट ने जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को जो है उस पर जो है बड़ी सख्ती की थी कि जो पहले होता था कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दी किसी ने, और न उसके जो है गवर्नमेंट को जो उसके रिकॉर्ड सबमिट करते थे, न जो है वो डायरेक्टर लोग जो है अपना जो है मोबाइल नंबर देते थे। तो सारी चीजें होती थी, इसलिए जो है गवर्नमेंट ने उस पर बहुत सख्तियां जो है आयद की और कई कंपनियों को जो है स्ट्राइक ऑफ कर दिया, यानी उनको बंद कर दिया। हाँ, तो अक्सर जो है अगर आपकी इनकम जो है 5 लाख तक है, तो गवर्नमेंट ने आपको एग्जेम्पशन दे रखा है कि 5 लाख की इनकम है तो आप आपको टैक्स नहीं भरना है। लेकिन उसके बाद अगर जो आपकी इनकम ज्यादा है तो आपने तो जरूर फाइल करना है टैक्स। अगर आपने जो है ITR फाइल नहीं किया वक्त पर, तो जो है गवर्नमेंट जो है टैक्स के साथ साथ इंटरेस्ट भी जो है वो वसूल करती है और साथ ही साथ पेनल्टीज भी लगाती है। तो ITR फाइल करना जो है ये जो है खतरे की बात नहीं है, बल्कि ये कई मुसीबतों से जो है अपने को जो है बचाता है। और ITR फाइल करने के साथ ही साथ दूसरे भी जो है बड़े फायदे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको वीजा चाहिए किसी किसी कंट्री का, US का वीजा मान ले, तो यूएस के जो है एम्बेसी जो है पहले आपकी जो है फाइल मांगती है, आपका बैकग्राउंड चेक करती है कि ये जो है कितने सालों से IT फाइल करते हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है। या फिर जो है और भी जो है बहुत सारे वजूहत होती है ITR के फाइल करने के, और भी जो बहुत सारे फायदे होते हैं। हाँ, तो इसलिए जो है ITR फाइल करना जो है ये कोई खतरे की बात नहीं है, बल्कि ये जो है इसको जो है आसान समझे, इसको कोई मुसीबत न समझे। तो वक्तन फवक्तन जो है हमको जो है ITR फाइल करते रहना चाहिए। फिर हम जो है अगला जो है देखते हैं टैक्सेशन में जो है इनकम टैक्स में जो है एक और भी जो है बड़ी एक आप कहेंगे गलत फहमी भी ये है कि भाई गिफ्ट पे जो है टैक्स नहीं लगता, ऐसा जो है माना जाता है। अक्सर जो है हमारे पास क्लाइंट आते हैं और कहते हैं कि सर जो है ये तो हमने तो गिफ्ट किया है, ये तो मुझे गिफ्ट मिला है, तो इस पे टैक्स क्यों लगाना चाहिए, ये तो नहीं होता, टैक्स तो नहीं होना चाहिए। तो हमारी समझ के मुताबिक है टैक्स नहीं चलता। ये बात जो है जहन में जो हमें टिकानी चाहिए कि हमें हमें ऐसा लगता है, हम हमारे हिसाब से जो है ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल बात गलत है। बल्कि जो गवर्नमेंट के जो कवानीन है उस हिसाब से जो है टैक्स का जो सिस्टम चलेगा। तो गिफ्ट पे जो है टैक्स लगता है, उसमें जो है और भी जो है तफासिल है कि भाई किन गिफ्टों पे जो है टैक्स नहीं लगता, ये अलग टॉपिक है। तो जो है गिफ्ट पे टैक्स लगता है अगर जो है गिफ्ट हमें जो है 50 लाख के ऊपर है तो उस पे टैक्स लगता है, और 50 लाख रुपए के जो है अंदर है तो गिफ्ट पे टैक्स हमको नहीं लगता। किसी ने जो है अगर हमारे रिलेटिव ने गिफ्ट दिया है हमको, और रिलेटिव जो है यानी जो है वो रिश्ते भी जो है इनकम टैक्स में जो है बताए गए कि भाई क्या रिश्तेदार से क्या मुराद। अक्सर जो लोग बोलते हैं कि जो हमारे जो है ये दूर के जो है चाचा है और उन्होंने हमको गिफ्ट दिया है, तो ये जो है वो डेफिनेशन में नहीं बैठता हो रिलेटिव के, तो उस पे टैक्स लग जाएगा। तो वो भी देखना है हमें कि जो है गिफ्ट पे जो है टैक्स कैसे लगता है और कौन से गिफ्ट होते हैं जिन पे टैक्स नहीं लगता। और जो है अक्सर जो है बाहर से भी जो है पैसे जो है मंगवाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे जो है रिश्तेदार है बाहर, वो जो हमको पैसे भेजते हैं तो वो गिफ्ट माना जाता है। अगर वो हमें गिफ्ट दे रहे हैं तो उसके लिए अगर रिश्तेदार है तो उसके लिए पेपर बनाना पड़ता है, एक छोटा सा एग्रीमेंट बनाना पड़ता है और उसमें लिखा जाता है कि फलान शख्स जो है ये हमारे रिश्तेदार है और इन्होंने हमें जो गिफ्ट दिया है। तो ये जो है ये भी और जो है ये जहनों में रखना चाहिए कि गिफ्ट जो है टैक्सेबल है, और गिफ्ट टैक्स नहीं होने के जो है वो चंद जो है बातें जिसमें गिफ्ट जो है टैक्स नहीं होता।
उसमें से एक और ये भी है कि इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज पे जो है टैक्स नहीं लगता, गिफ्टेड। और जो अगर विल है किसी का, किसी के शख्स का इंतकाल हो रहा है और वो किसी को जो है गिफ्ट करता है, तो उस मौके पर भी जो है टैक्स नहीं लगता। लेकिन आमतौर से ये बात समझनी चाहिए कि गिफ्ट जो है वो टैक्सेबल है, उस पर टैक्स लगता है। अब ये जो है एक नया, ये जो है बहुत ही हॉट टॉपिक है एनजीओ वाला, ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो खिदमत अंजाम देते हैं, जिसमें जो है आप कह ले कि मदारिस भी है, मसाजिद भी है, और भी जो फाउंडेशन है जो खिदमत अंजाम देते हैं, तो उनके लिए भी जो है बहुत सारे जो कवानीन है, और उन कवानीन में जो है बहुत सीरियस कवानीन भी है। इसको सीरियसली भी जो है वो लेना चाहिए, क्योंकि जो है अगर जो इन कवानीन की जो है हम खिलाफ वर्जी करते हैं तो उसमें जो है बड़ा जो है केस बनता है, बड़ा जो है खतरनाक केस बन जाता है। तो जो एनजीओ जो हमारे देश चलाते हैं, मसाजिद और जो है मदारिस है या और भी जो फाउंडेशन है, वो जो है उनकी सबसे पहली तो जिम्मेदारी होती है कि वो जो डोनेशंस या जो सदकात, फितरात या फिर और जो अतियात जो मिलते हैं, तो देने वाले की जो है वो आइडेंटिटी मेंटेन कर, वो जो है उनको पता होना चाहिए कि कौन दे रहा है। अगर जो है 5 साल के बाद जो है इनकम टैक्स की जो है नोटिस आती है किसी जो है मिसाल के तौर पे किसी मदरसे को 5 साल के बाद नोटिस आती है, तो मदरसे के पास या उस फाउंडेशन के पास जो है वो सब तफसील में होना चाहिए कि भाई हमको जो है इन्होंने जो है इस मौके पर इतना जो है पैसे दिए थे। ये जो है तफसील जो है वो बहुत जरूरी है, ये होना चाहिए। हाँ, ये आगे उसको पीछे जी उसमें डबल आवाज वो अच्छा जी जी। तो जो फाउंडेशंस होते हैं या मदारिस है और जो मसाजिद है, तो इनके जिम्मे ये बात बहुत ही जरूरी है कि ये जो डोनर्स जो डोनेट कर रहे हैं, उनके जो है आइडेंटिटी, उनका एड्रेस, ये जो है उनके पास होना जरूरी है। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट क्रॉस वेरिफिकेशन भी करते हैं, कि क्रॉस वेरीफाई करते हैं। वो जो है अगर हम किसी जो है फाउंडेशन ने कहा कि फला शख्स ने जो है हमको जो है डोनेशन किया है, तो उस शख्स से भी जाकर जो है क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाता है कि भाई ये फाउंडेशन तो कह रहे कि आपने डोनेट किया, आपने वाकई किया नहीं किया। तो इसमें जो है सही गलत साबित हो जाता है, और इसलिए जो है कोई इसमें जो है कोई चीटिंग करने की कोई जो है जरूरत नहीं है, बल्कि जो साफ साफ जो हर चीज का जो है प्रॉपरली जो है अकाउंट मेंटेन होना चाहिए। और कैश डोनेशन से जो है वो बचने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि कैश डोनेशन पे जो है वो 30% टैक्स लग जाता है। कि अगर जो है हमारा जो चैरिटेबल ट्रस्ट है और अननोन डोनर है, कि हमने जो है कैश ले लिया है और डोनर का पता नहीं, हमने सिर्फ कहा कि भाई अब्दुल्ला, अक्सर जो है हमारे फाउंडेशन में देखा है कि भाई वो अब्दुल्ला लिख देते हैं कि अब्दुल्ला ने दिया है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब्दुल्ला कौन अब्दुल्ला, उनका आइडेंटिटी होना चाहिए, और जो है वो मतलब जब जरूरत पड़े तो वो रीचेबल होना चाहिए, यानी वो ट्रेसेबल होना चाहिए। कि जो है गवर्नमेंट को अगर पता है कि ये फला शख्स ने जो है हमको डोनेट किया है, तो गवर्नमेंट हम जो है गवर्नमेंट को वो आदमी दिखा सके कि हाँ ये शख्स है जिसने हमको डोनेट किया है। हाँ, तो इस तरह से जो है एनजीओज और मदारिस या मकातिब है और जो है मसाजिद को जो इसका एहतियात करना चाहिए कि जो डोनेशन एक्सेप्ट करते वक्त जो है वो डोनर की आइडेंटिटी जो है वो जरूर लेना चाहिए। फिर जो है हम आते हैं कि एक फॉरेन डोनेशन के बारे में, जो ये बहुत जो है सीरियस मामला है कि इंडिया में जो एनजीओज है, इंडिया में जो मदारिस है, मकातिब है, ये जो है बाहर का कुछ 1 रुपया भी जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इन्होंने जो है 1 रुपया भी जो है फॉरेन का जो है एक्सेप्ट करना जो है बिल्कुल मना है, जब तक कि आप FCRA सर्टिफिकेट न ले लें। ये FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है ये,
एक सर्टिफिकेट होता है कि जब हमारी एनजीओ ने या हमारे जो है फाउंडेशन ने ये सर्टिफिकेट हमने ये ले लिया, तभी हम जो है फॉरेन से जो है डोनेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो हमारे फाउंडेशन ने 1 रुपया भी जो है बाहर से एक्सेप्ट करना नहीं है। ये बहुत ही जो है अहम बात है, इसको जो है जहनों में रखा जाए। फिर एक दूसरा जो सिचुएशन ये होती है कि जो है हमारे इंडियन लोग जो है बाहर जाते हैं, जैसे एनआरआईज वगैरह होते हैं, तो वो भी जो है बाहर से हमको जो है पैसे जो है डोनेट करते हैं। हाँ, तो उसमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उन एनआरआई से जो है हम जो है उनका पासपोर्ट, उनका वीजे की कॉपी, ये सारी चीजें जो है हमारे रिकॉर्ड में रखी। और फिर जो है एफसीआरए सर्टिफिकेट के बगैर अगर कोई फॉरेनर इंडिया में आता है और वो हमारे जो है ट्रस्ट को या हमारे फाउंडेशन को डोनेशन करना चाहता है, तो वो भी जो है हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चाहे वो फॉरेनर जो है हमें इंडियन रुपीज में आकर जो है वो डोनेशन करे। कि बाहर से कोई एक फॉरेनर आया है, मिसाल के तौर पे सऊदीया से कोई यहाँ पर शेख आ गए और वो हमारी फाउंडेशन को जो है इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके जो है वो डोनेट करना चाह रहे, तो हमारी फाउंडेशन जो बिल्कुल जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो डोनेशन, क्योंकि वो एक जो है बाहर के फॉरेनर है वो, और उससे जो है डोनेशन एक्सेप्ट करना बिल्कुल मना किया गया है जब तक के एफसीआरए सर्टिफिकेट जो है न ले लिया जाए। कि एफसीआरए सर्टिफिकेट जब हम लेंगे तब जाकर जो है हम फॉरेन डोनेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिर जो है अक्सर जो देखा गया कि जो हमारे जो है मसाजिद है और मकातिब है और जो है फाउंडेशन होते हैं, ये ऑडिट नहीं करवाते। अक्सर लोगों का ये कहना होता है कि हम कुछ नहीं होता, बस हम हमारे बस एक थोड़े बहुत जो है पैसे आते हैं और खर्च हो जाते हैं, तो हमारा तो कुछ है ही नहीं कहते और ऑडिट नहीं करवाते। तो चैरिटेबल कमिश्नर जो है जब नोटिस निकालते हैं तो वो ये नहीं कहते कि आपका जो है कुछ है या नहीं, बल्कि ये कहते कि भाई आपने ऑडिट क्यों नहीं करवाया। लोग कहते हैं कि भाई हमारा तो कुछ है ही नहीं इसलिए हमने नहीं करवाया। हाँ, अगर कुछ ट्रांजैक्शन ना भी हो तो भी ऑडिट करवा के जो है चैरिटी कमिश्नर जो होता है अपने जो है इलाके का, वहां पे हमको जो है ऑडिट की जो है रिपोर्ट सबमिट करवानी होती है। और जो है अपने जो वक्फ बोर्ड भी है हमारा मुसलमानों के जो है लिए खास तौर पर, तो वहां भी जो ऑडिट करवाना जो है जरूरी होता है और वहां पे ऑडिटर की रिपोर्ट जो है सबमिट करना जरूरी होती है। और ऑडिट न करवाने की वजह से जो है वक्फ में भी जो है बहुत सारी परेशानियां आती है। एक हमारे जो है एक ट्रस्ट के बारे में ये हुआ, एक जो है कि उनके जो है उनको जो है ट्रस्टी का इंतकाल हो गया और उनको नए ट्रस्टी जो है दाखिल करवाना था। तो वक्फ ऑफिसर ने साफ कह दिया कि आप जो है पहले ऑडिट करवा के आइए, फिर बाद में जो है आपका दूसरा काम जो है किए जाएंगे। बगैर ऑडिट के आपके हम एक एप्लीकेशन भी जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उनको जो है पहले ऑडिट करवाना पड़ा पिछले जो है 8-10 साल होगा, फिर बाद में जो है जाकर जो है उनके जो है ट्रस्टी जो जिनका इंतकाल हो गया था उनके बजाय एक नए जो है ट्रस्टी उसमें जो है दाखिल किए गए। तो ऑडिट के ताल्लुक से जो है बहुत जो है क्या कहेंगे कि गफलत बरती जाती है। अक्सर लोगों का ये कहना होता है कि कुछ है ही नहीं इसलिए हम जो है ऑडिट नहीं करवाते, बल्कि ऐसा नहीं है। अगर जो है कुछ ना भी हो तो 0 का जो है ऑडिट रिपोर्ट आपने जो है सबमिट करवाना है। और जो है देखा गया है कि जो है हमारे जो है अक्सर जो कुछ जो है मदारिस का जो है बैंक अकाउंट भी नहीं होता, बैंक अकाउंट भी जो है वो नहीं ओपन करवाते। कई लोगों का पैन कार्ड भी नहीं होता। अब तो जो पहले जो होता था कि बगैर पैन कार्ड के जो है वो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट होता था, लेकिन कुछ सालों पहले जो है चैरिटी कमिश्नर ने पैन कार्ड को कंपलसरी कर दिया है कि आपका पैन कार्ड है तो ही आपकी ऑडिट रिपोर्ट हम एक्सेप्ट करेंगे। तो इसका जो है ख्याल रखा जाए कि ये जो फॉर्मेलिटीज होते हैं ये जो है अक्सर जो है इसमें गफलत बरती जाती है और इसमें ज्यादा कोई जो है मसला भी नहीं होता, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी जो है फॉर्मेलिटीज नहीं होती। बस एक सुस्ती और काहिली के जो है मद्देनजर ये जो है चीजें छूट जाती है। मोबाइल है तुम्हारे पास? नेट रहेगा ना? नेट तुम्हारे इसको कनेक्ट हो जाएंगे। हाँ।
जी नेट को मैं थोड़ा सा वाईफाई हाँ, नेट हाँ का मसला नहीं कुछ। जी जी हाँ इसका लाइट चालू करता हूँ, बैटरी है क्या इसमें? है ना जी ठीक है शुरू करो। हाँ तो जो है ये छोटी छोटी जो है फॉर्मेलिटीज होती है जिसको पूरा करना जो है जरूरी होता है, लेकिन जो है सुस्ती और काहली की वजह से जो है ये फॉर्मेलिटीज नहीं कर पाते हैं जो है हमारे एनजीओ में ऑडिट नहीं करवाते या और जो है चेंज रिपोर्ट होता है कि भाई ट्रस्टी जो है जब चेंज होते हैं या इंतकाल किसी का होता है तो नए ट्रस्टीज उसमें दाखिल करने होते हैं, आईटीआर फाइल करना होता है। ये सारी चीजें होती है जिनकी ये सारी थोड़ी बहुत चीजें जो है नहीं करवा पाते और फिर जो है बड़ी मुसीबतों में जो है हमारे एनजीओ फंस जाते हैं, फिर उन पर बड़ी बड़ी जो है नोटिस आती है, बड़ी पेनाल्टीज लगती है और बहुत सारे उनके काम जो है रुक जाते हैं। तो एक एटीजी भी जो है सर्टिफिकेट होता है जो बहुत अहम होता है कि जब हमें हमारा डोनर जो है हमें डोनेट करता है तो डोनर को जो है टैक्स में बेनिफिट मिलता है जब हमारे एनजीओ के पास एटीजी का सर्टिफिकेट हो। ये भी जो है एक अहम सर्टिफिकेट होता है। इसमें भी जो है कुछ चीजें कुछ फॉर्मेलिटीज होती है जो एनजीओ को करनी होती है और लेकिन जो इसके फायदा बहुत होता है कि बहुत सारे डोनर जो है टैक्स का बेनिफिट जो है चाहते हैं कि हम डोनेट तो कर रहे हैं और लेकिन जो है अगर हमको टैक्स में जो है थोड़ा बेनिफिट मिल जाए तो वो उनके लिए जो है एक प्लस बात होती है। तो जो है एनजीओ इसकी भी कोशिश करेगी वो एटीजी का जो है वो सर्टिफिकेट जो है वो लेने की कोशिश करे। फिर हम जो है एक कॉमन जो है चीज होती है टीडीएस के ताल्लुक से थोड़ा डिस्कस करते हैं। भाई टीडीएस होता क्या है कि गवर्नमेंट को जो है गवर्नमेंट ने कुछ ट्रांजैक्शन जो है वो बताए हैं कानून में कि जब आप ये ट्रांजैक्शन करते हो या ये जो है मामला करते हो तो आपने जो है टैक्स जो है या कुछ पैसे जो है डिडक्ट करने होते हैं या रोक कर रखने होते हैं और वो पैसे गवर्नमेंट को देने होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको कह दूं कि जो है अगर जो है कोई शख्स जो है 50 लाख के ऊपर का घर खरीद रहा है, मिसाल के तौर पे 1 CR का कोई जो है घर खरीद रहा है, तो बायर की जिम्मेदारी ये होती है कि वो सेलर को जो है पूरे 1 CR जो है 1 करोड़ रुपए न दे, बल्कि वो क्या करे कि वो 99 लाख रुपए जो है वो सेलर को दे दे कि भाई हमारा मामला 1 करोड़ में जो है तय हुआ है, तो ये आप जो है 99 लाख आप ये रख लो और 1 लाख रुपए जो है उसने जो है वो गवर्नमेंट को देने होते हैं। यानी सेलर का इसमें कोई टीडीएस करने में जो है टीडीएस करते वक्त सेलर जो है अपनी जेब से कोई चीज नहीं देता, बल्कि जो है ये सॉरी बायर कि बायर जो है जो खरीदने वाला जो है अपनी जेब से जो है कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं दे रहा, बल्कि जो उसने तय किया है कि भाई मैं 1 करोड़ में जो है आपका फ्लैट खरीदूंगा, आपका आपसे घर खरीदूंगा, तो 99 लाख रुपए जो है उसने सेलर को देने हैं और 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए जो है उसने गवर्नमेंट को जो है वो देने हैं एज अ टीडीएस। और जो है टीडीएस अगर न करने से पेनल्टीज भी बहुत आती है, नोटिस आती है, तो इसका भी जो है ख्याल रखे कि जो है जब भी पेमेंट करते वक्त जो है जहनों में होना चाहिए कि भाई इसमें जो है मुझे टीडीएस तो नहीं करना है कहीं। मिसाल के तौर पे और देख ले कि जो है आप जो है आपने कोई घर ले रखा है और किराए पर आपका घर है और 50,000 से ज्यादा उसका किराया है, तो आपने उस पे जो है 50,000 जो है उसको नहीं देने हैं बल्कि ओनर को, बल्कि उसमें से टीडीएस जो है काट के जो है पैसे देने हैं और टीडीएस की रकम जो है वो गवर्नमेंट को देनी है। तो ये जो है ये टीडीएस की जो सेक्शन है इस पे भी ध्यान देना है। और जो है एक अहम बात ये भी टीडीएस का सेक्शन जो है वो एनआरआई का पेमेंट होता है कि जब हम किसी एनआरआई को जो है पेमेंट करते हैं तो उसमें भी जो है गवर्नमेंट ने जो है रेट डिफाइन किए कि इतने इतने रेट पे आपने जो है टीडीएस जो है करना है, इसका भी जो है ख्याल करें। और भी बहुत सारे टीडीएस के जो है सेक्शंस हैं, टीडीएस की जो पेमेंट्स है जो बिजनेसमैन के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं, तो उसका उसमें भी जो है ख्याल रखना चाहिए। फिर हम जो है थोड़ा डिस्कस करते हैं एआईआर के बारे में, एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो गवर्नमेंट जो है ये जो है ट्रैकिंग गवर्नमेंट जो है ट्रैकिंग का जो है एक जाल बिछा रखा है पूरे मुल्क में या बाहर के कुछ ट्रांजैक्शन जब हो जाते हैं तो गवर्नमेंट को पता चलता है
और फिर वो वेरीफाई करते हैं। मिसाल के तौर पे जो है अगर किसी ने जो है 10 लाख रुपए जो है कैश जमा कर दिए बैंक में, तो बैंक की जिम्मेदारी होती है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो है वो मालूमात दे दे। ये बैंक जो है डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सेंड कर देती है कि फला फला शख्स ने इस साल में जो है 10 लाख रुपए कैश डिपॉजिट जो है बैंक में कर दिए। अब जो है इनकम टैक्स के पास तो इन्फॉर्मेशन चली गई कि जो है फला फला ने जो है 10 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए कैश, इनकम टैक्स के पास रिपोर्ट चली गई। अब जो है आपने अगर आईटीआर फाइल नहीं किया और उस 10 लाख का जो है हिसाब नहीं दिया, तो इनकम टैक्स जो है आपको नोटिस भेज देंगे। इनकम टैक्स जो है आपको नोटिस भेजेंगे कि हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि आपने 10 लाख रुपए डिपॉजिट किए है कैश बैंक अकाउंट में, लेकिन आपने आईटीआर फाइल नहीं किया, तो आप हमको जो है हिसाब दीजिए। ये बहुत सारे जो है इंफॉर्मेशन जो है गवर्नमेंट को मिल जाती है। उसमें से एक जो है प्रॉपर्टी का भी ट्रांजैक्शन जो है वो जो है बहुत ज्यादा जो है ट्रैक होता है कि जब भी हम प्रॉपर्टी सेल या बाय करते हैं, तो जो हमारा रजिस्ट्रार होता है वो जो है गवर्नमेंट को जो है बायर की भी जो है डिटेल देता है और सेलर के भी देता है कि फला ने खरीदा है और फला ने बेचा है। अब हम जब हमारा आईटीआर फाइल नहीं करते और जो है गवर्नमेंट को जो है खरीदने या बेचने का हिसाब नहीं देते, उस पर जो कैपिटल गेन का जो टैक्स बन रहा है अगर वो नहीं देते, तो गवर्नमेंट तो जो है डिपार्टमेंट की तरफ से फिर नोटिस आ जाती है कि आप कि हमें तो इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, लेकिन आपने आईटी नहीं भरा, आपके पास पैसा कहाँ से आया है, उसका जो है हिसाब देना पड़ता है। इसलिए आईटीआर फाइल करना जो है ये बहुत ही अहम जो है एक जो है हम कह ले कि भाई अहम चीज है, इससे गफलत नहीं बरतनी चाहिए। और भी बहुत सारे जो है ट्रांजेक्शन हैं जो ट्रैक होते हैं, जैसे फॉरेन एक्सचेंज हमने खरीद लिया है या जो है हमने गाड़ी खरीद ली है 7 लाख के ऊपर, तो मोटर डीलर जो है वो फौरन हमारा पैन कार्ड लेता है या आधार कार्ड लेता है। अब तो आधार कार्ड से भी ट्रैकिंग हो रही है, गवर्नमेंट ने आधार और पैन को लिंक कर दिया है, जिसकी वजह से जो है अगर आधार कार्ड भी दे दिया है तो गवर्नमेंट को जो है वो पता चल जाता है कि जो है इन्होंने ये ट्रांजेक्शन किया है। हाँ, तो ये जो है ये सारे जो इन्फॉर्मेशन के जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो है एक सिस्टम बनाया गया है, जिसके जरिए से गवर्नमेंट को जो इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। अब जो ये इन्फॉर्मेशन बताने का मकसद ये नहीं कि भाई हम इन इन्फॉर्मेशन से या बचा जाए, बल्कि जो है जब हम ये ऐसे ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमें जो है फिर उसके बाद में जो है जो टैक्स बनता है गवर्नमेंट का, जो आईटीआर फाइल करना होता है, तो वो जो है प्रॉपरली जो है हमको करना चाहिए। साथ ही साथ जो है कुछ इनकम टैक्स के साथ साथ दूसरे भी जो है कवानीन जो है एक मुख्तसर तौर पे हम देख लेते हैं कि भाई क्या जो है होते हैं एप्लीकेबल। एक बेनामी ट्रांजैक्शन या बेनामी प्रॉपर्टी का जो है एक जो है गवर्नमेंट ने कानून लेकर आया है। होता क्या था कि जो है हमारे दोस्त थे, हमने जो है उनको गाड़ी जो है दे दी, उनके नाम पे खरीदी और पैसा जो है हमने भर दिया। अब जो है वो प्रॉपर्टी तो जो है दोस्त के नाम पर है, लेकिन असल जो है खर्चा करने वाले तो हम हैं। तो ऐसे जब ट्रांजैक्शन हो गए तो ये जो है बेनामी प्रॉपर्टी कहलाएंगे कि उस दोस्त के जो है दोस्त ने तो जो है कुछ खर्च किया नहीं और हमने जो है पूरा जो है उसको लेकर दे दिया है, तो ये बेनामी प्रॉपर्टी कहलाएंगे। और फिर जो है अगर जो है दोस्त जो है अगर ये गिफ्ट है, समझे, अगर आप कहते हैं कि भाई गिफ्ट है, हमने हमारे दोस्त को गिफ्ट किया है, अच्छा गिफ्ट है ये, तो गिफ्ट है तो आप जो है गिफ्ट का डीड बनाइए, उस पर लिखिए कि मैंने जो है इतनी कीमत थी गाड़ी की और मैंने मेरे दोस्त को गिफ्ट की। दोस्त भी जो है अपने आईटीआर फाइल करे, उसमें बताए कि मुझे जो है मुझे ये दोस्त ने जो है मुझे गिफ्ट की है और जो है उसका जो टैक्स बनता है उसको जो है पे कर ले। अगर ऐसा न किया गया तो ये प्रॉपर्टी जो है बेनामी प्रॉपर्टी कहलाएंगी। और बेनामी प्रॉपर्टी के तो इतना जो है अभी आजकल जो इतना जो है सख्तियां बढ़ती जा रही है कि गवर्नमेंट को बिल्कुल जो है राइट दिया गया है टैक्स ऑफिसर को कि आपको जहां भी अगर बेनामी प्रॉपर्टी मिली तो आप जो है वो प्रॉपर्टी को जो है जब्त कर ले। तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल उस कार को जो है उठा कर लेके जाते, क्यों? क्योंकि ये बेनामी प्रॉपर्टी है कि जो है नाम किसी और के नाम पर है, लेकिन असल जो है खर्च करने वाला, असल खरीदार या असल बेनिफिट उठाने वाला कोई और है।
लोग पहले क्या करते थे, लोग जो है अपने एम्प्लॉय के नाम पे जो है घर खरीदते थे, ऐसे जो है बहुत होता था। तो गवर्नमेंट ने जो है बाद जो है बाद केसेस में, बाद इंक्वायरी में पता चला ये तो जो है चपरासी है और इसके नाम पे जो है करोड़ों का फ्लैट है। तो ये इसके पास कैसे क्या आया है, हालांकि ये 10,000 कमाने वाला और करोड़ों का फ्लैट जो है का मालिक है। तो पता चला कि जो है किसी और ने जो है उसके नाम यूज किया है, और जो है कोई और जो है वो प्रॉपर्टी यूज कर रहा है, सिर्फ नाम इसका यूज हुआ है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को बेनामी प्रॉपर्टी कहा जाता है, और वो गवर्नमेंट जो है उसको जब्त करने के गवर्नमेंट के पास बिल्कुल जो है पावर्स है। फिर एक जो है और नया एक और कानून है पीएमएलए के, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के लोग जो है बहुत सारे जो है जिसे कहते हैं कि भाई गलत कामों के जरिए पैसा कमाते हैं, और फिर उस पैसे को जो है वो उसको लॉन्ड्रिंग करते हैं, मतलब उसको साफ करके जो है इस्तेमाल में लाना चाहते हैं। अगर मिसाल के तौर पे आपके पास जो है किसी के पास, आपके पास क्यों आप नाराज हो जाएंगे किसी के पास जो है किसी ने गलत तरीके से पैसे कमाए, मिसाल के तौर पे 1 CR किसी ने गलत तरीके से या जो है हफ्ता वसूली करके जो है कमाए किसी ने, अब वो जो है 1 करोड़ रुपए उसके पास है, अब उसको जो है घर खरीदना है, फ्लैट खरीदना है। अब वो फ्लैट खरीदने के लिए उसको तो पूरा जो है चेक से पैसा देना पड़ेगा। अब ये शख्स क्या करेगा कि ये शख्स जो है वो 1 CR जो उसने हफ्ता वसूली से कमाए हैं, जो गलत तरीके से कमाए हैं, अब वो 1 CR को जो है वो किसी तरीके से जो है बैंक में डालकर या कहीं और घुमा फिरा कर, इधर उधर बहुत सारे तरीके होते हैं गलत तरीके से, वो तरीके से करके जो है वो व्हाइट में जो है चेक के जरिए से जो है 1 CR का उसने जो है घर खरीद लिया। अब ये चीज जो है मनी लॉन्ड्रिंग कहलाएगी, कि गलत पैसा था, उसने जो है घुमा फिरा के जो है कुछ जो है लूप होल्स निकाल के जो उसने 1 CR का जो है घर खरीद लिया, तो मनी लॉन्ड्रिंग कहलाएंगी। और इस पे भी जो है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस पे भी सख्त कार्रवाई की जाती है। फिर एक जो है कानून होता है, फेमा का कानून होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, कि बाहर से अगर कोई पैसा आ रहा है, एक तो होता है डोनेशन, जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि डोनेशन, बाहर फॉरेन से जो पैसा आता है डोनेशन की शक्ल में, उसके लिए FCRA आपको लेना पड़ेगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। एक होता है कि आपके जो है बिजनेस का पैसा है, मिसाल के तौर पे आपने कोई एक्सपोर्ट की चीज, तो आपको जो है बाहर से पैसा आ रहा है, तो वो फेमा के एक्ट में, फेमा के जो है रूल्स उस पर एप्लीकेबल होंगे, और आपने जो है जो जो डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट को चाहिए या बैंक को चाहिए, वो आपने सारे डॉक्यूमेंट बताने होते हैं। अगर कोई आप बाहर का जो है पार्टनर जो है शेयर होल्डर या जो इन्वेस्टर आपको मिल गया है कि वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है आपके साथ में, आपके साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाह रहा है इंडिया में, तो फेमा के जो है एक्ट जो है लागू होंगे, और RBI से परमिशन वगैरह जो है ये चीजें जो है लानी होती है। तो एक जो है एक बस ये मेरी स्पीच अभी खत्म हो रही है, बस एक छोटे से एग्जांपल के साथ जो है मैं मेरी जो है स्पीच खत्म करता हूँ। कि अक्सर जो है क्लाइंट जो है मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि सर ये तो कुछ नई बात आप बता रहे हो, ये तो हमने कभी सुनी ही नहीं। अक्सर लोगों का ये कहना होता है, ऐसा ये तो नई बात है, आप तो पहली बार हमको कह रहे हैं, ये तो हमने कभी सुनी ही नहीं, आप कैसे क्या कह रहे हो। और वो जो मुझे जुटलाने की कोशिश करते, मुझे गलत साबित करने की कोशिश करते। तो मैं उनके लिए एक मिसाल देता हूँ कि देखिए जो है आप जो है किसी रास्ते पे जो है 1 साल से जो है एक नो एंट्री में आप जा रहे हैं, आप जो है सुबह जाते हैं और जो है आपको कोई उधर पकड़ने के लिए कोई पुलिस वगैरह नहीं खड़ा है, और आप रोजाना उस नो एंट्री में आप 1 साल से जो है जा रहे हो, और 1 साल के बाद जो है आपको पुलिस वहां पर मिला और उसने आपको पकड़ लिया। तो आप ये नहीं कह सकते कि पुलिस साहब मैं तो जो है 1 साल से इधर आ रहा, इस रास्ते पर आता हूँ, और पहले तो किसी ने पकड़ा नहीं, आप कैसे क्या मुझे पकड़ सकते हो। तो ये जवाब हम नहीं दे सकते पुलिस को। पुलिस कहेगा कि यहाँ नो एंट्री थी, पहले भी थी, आप पहले से गलत काम करते आ रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि जो है आप गलत काम करते आ रहे हो तो अभी जो है वो काम सही हो गया, ऐसा नहीं होता, बल्कि ये गलत काम गलत ही रहता है। आप जो मिस्टेक्स करते हो, आप जो है सुस्ती काहली करते हो, तो वो सुस्ती काहली और गलती होती है। आपका बार बार गलती करना और आपको इग्नोर करना जो है उस काम को जो है सही नहीं बना सकता। ये बात कहकर जो है मैं अपनी स्पीच खत्म करता हूँ।
और मैं मौलाना अकबर हाशमी साहब को जो है अभी जो है अगली जो है पेशकश करने के लिए कहता हूं। नहीं, आगे जो है बैठो ना आप ऐसा ही बैठो। अभी अपने को क्या है, एक मिनट से थोड़ा सा मैं कैमरा चेंज एंगल थोड़ा, बस 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 इतना काफी है हम लोग। अब आप नजर नहीं आ रहे, एक मिनट। अब जो है हमारा सवालात का सिलसिला शुरू होगा, तो इसके लिए जो है मेरा मोबाइल नंबर जिन जिन के पास में है, मोबाइल नंबर मेरा जिन जिन लोगों के पास में है, उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, उन तमाम लोगों से मेरी दरखास्त है कि मेरा मोबाइल नंबर आप लोगों में से जिसके भी पास में है, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप के ऊपर अपना सवाल भेजिए। अब जिसका भी सवाल हमको व्हाट्सएप के ऊपर आएगा तो हम इंशाल्लाह बिल्कुल आपको जो है आपके सवाल का जवाब देंगे। आप जो है व्हाट्सएप के ऊपर हमको सवाल भेजिए, आपका जो भी सवाल रहेगा, जिनके भी पास में मेरा नंबर है, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अब आप जो है सवालात भेजो, क्योंकि सीए इंतखाब शेख साहब अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ बैठे हैं। सबसे पहले तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से ये वक्त आप लोगों के लिए फारिग किया कि भाई आप लोगों तक ये सेंसिटिव और ये एकदम ही अहम और एकदम जरूरी जो इंफॉर्मेशन है वो पहुंचाई जाए। आप लोगों के बुक के अंदर उसके बारे में अवेयरनेस पैदा होना चाहिए, आप लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए, आप लोगों को उसके बारे में मालूम होना चाहिए। तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इंतखाब शेख साहब, सीए इंतखाब शेख साहब को जज़ाए खैर अता फरमाएं कि उन्होंने जो है अपना कीमती वक्त निकाल के ये वक्त हमारे लिए दिया। तो अब सवालात शुरू हो चुके हैं हमारे। ये देखो पहला सवाल जो है मुझे नजर आ रहा है, ये सवाल है तनवीर भाई नागपुर से। इन्होंने लिखा है मौलाना साहब पीपीटी को फुल स्क्रीन, ठीक है वो हमने कर दी है, आवाज का चेंज हो गया था। मौलाना साहब खेती के जो आमदनी आती है उसका भी इनकम टैक्स फाइल करना पड़ता है क्या? जी इंतखाब। खेती पे जो इनकम आती है उसे एग्रीकल्चरल इनकम कहा जाता है, और उस पे जो है एक आम तौर से कहा जाता है कि भाई टैक्स नहीं है, और वाकई में टैक्स नहीं है होता, लेकिन एक बहुत बिल्कुल मामूली सा जो है वो कैलकुलेशन किया जाता है जिसे एग्रीकल्चर इनकम कहा जाता है। तो उसमें ये होता है कि जो है आप जो है आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो है वो कैलकुलेट करें, फिर आपकी एग्रीकल्चर इनकम वो कैलकुलेट करें, और फिर उसमें जो है कुछ फॉर्मूले वगैरह लगाकर जो है वो एक टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। तो आमतौर से ये कहा जाता है कि भाई एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता, और वाकई में नहीं लगता, लेकिन वो कैलकुलेशन एक कुछ फॉर्मूला हासिल करने के लिए वो एग्रीकल्चर इनकम अपने आईटीआर में जो है वो शामिल करनी पड़ती है। चलिए अब दूसरा जो सवाल है ये हमारे औरंगाबाद बिहार से हमारे शाकिर भाई है, माशाल्लाह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाकिर भाई ने लिखा है बहुत ही अच्छे तरीके से सीए साहब ने जो है समझाए हैं, जज़ाकल्लाहु खैरन। आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं इंतखाब भाई। हमारे शाकिर भाई जो है अजीज दोस्त है और बिहार वाले औरंगाबाद से ये ताल्लुक रखते हैं। हाँ, अब शाकिर भाई के बाद अगला सवाल मैं देख रहा हूँ भिवंडी से हमारे उबैद भाई है। इन्होंने लिखा है जैसे हम ज़कात अदा करते हैं तब इनकम टैक्स भी देना जरूरी है। उबैद खान भिवंडी। तो देखिए अभी ये जो है सवाल तो जो है मौलाना अकबर हाशमी साहब से आप पूछ ले बाद में। मैं जैसे मैंने कहा कि मैं तो आपको गवर्नमेंट के जो कवानीन में बता दूंगा, बाकी शरई मसाइल है वो जो है आप जो है उलमा कराम से, और जो है बल्कि जदीद उलमा कराम में भी जो है काफी जो है जैसे जो जदीद जो है ट्रांजैक्शन की और जदीद हालात की जो मालूमात रखते हैं, और वो आपको जो है सही से जवाब देंगे। तो ऐसे जो है उलमा कराम जो जदीद और जिनको जो है जैसे मौलाना अकबर हाशमी साहब हैं, वो आपको इस ताल्लुक से जो है बाद में जो है बता देंगे। जी चलिए, उबैद भाई के बाद मैं देख रहा हूं अगला सवाल जो है ये यहाँ पे इन्होंने जी क्या लिखा है, सीए सर हैव बीन स्किप्ड दैट सेक्शन जीएसटी रिलेटेड, सर ने कुछ कहा नहीं। हाँ, जीएसटी के बारे में कुछ लोगों का सवाल है सर।
और देखो ये सेक्शन हाँ जी, हाँ जी, क्या नाम है इनका? इनका नाम निदाब शेख है। हाँ, निदाब शेख साहब, जैसे कि टीडीएस के सेक्शन आपने भी 3 बताए, बल्कि 3 से जो है और भी बहुत सारे सेक्शन है। 194J है, 194H है, जो बहुत सारे हैं वहां पर, जो मैं जो है इतनी छोटे, बल्कि आपको कहूँ मैं कि भाई टीडीएस समझने के लिए आपको महीनों का वक्त देना पड़ेगा। इसलिए मैंने जो मुख्तसर तौर से जो टीडीएस जो एक आम आदमी के लिए एप्लीकेबल थे वो बता दिए। आपने जैसे कहा है कि 194C है, वो बिजनेसमैन के लिए एप्लीकेबल होता है, कि जो बिजनेस कर रहे हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर को जब पेमेंट देते हैं तो वो टीडीएस करेंगे। तो इसमें जो है जो कॉमन मैन के लिए, कॉमन लोगों के लिए जो चीजें एप्लीकेबल है वो हमने डिस्कस की है, और उसमें बहुत सारी डिटेल्स है। आपने एक और बात और कही कि भाई जीएसटी के बारे में कुछ नहीं कहा, तो जीएसटी जो है कॉमन आदमी के लिए नहीं एप्लीकेबल होता, बल्कि जो है जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको जीएसटी है, उनके लिए रूल्स होते हैं जीएसटी के, कि वो जो है जीएसटी नंबर निकाले, अपने जो है परचेज पे जीएसटी में परचेज करे, अपने जो है कस्टमर्स को जीएसटी चार्ज करे। तो अल्टीमेटली जो है फाइनली जो है जीएसटी जो है वो बेयर तो कस्टमर ही करता है, लेकिन कस्टमर को इसमें कोई कॉम्प्लायंस या कोई चीज जो है एप्लीकेबल नहीं होती। जी, सवालात बहुत ज्यादा है। इंतखाब भाई बारिश हो रही है सवालात की। कुतुबुद्दीन मुल्तानी साहब इंदौर से, इन्होंने लिखा है अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, वेबिनार अच्छा था। मेरा सवाल ये है, जो सर्टिफिकेट लेने का बोला है वो कैसा लेंगे और कहाँ से मिलेगा सर्टिफिकेट, जैसे एटीजी? जी, ये कुतुबुद्दीन इंदौर से। जी कुतुबुद्दीन साहब, एटीजी सर्टिफिकेट के लिए पहले तो जो है एप्लीकेशन करना पड़ता है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है, उसमें आपके जो है 3-4 साल के जो ऑडिट रिपोर्ट देनी होती है, फिर आपने जो खिदमत जो अंजाम दी है वो सारी चीजें बतानी होती है। ये जो एक एप्लीकेशन करना होता है गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स की जो है वेबसाइट पर, और फिर वहां से फिर उनकी तरफ से फिर सवालात आते हैं, आप जो ये तफसील दीजिए, वो तफसील दीजिए। वो सारी चीजें जब वो सेटिस्फाई होते हैं कि हाँ हम जो है खिदमत अंजाम वाकई में दे रहे हैं, तब जाके जो है एटीजी का सर्टिफिकेट जो है वो मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। आंध्र प्रदेश से जमीर खान साहब कुर्नूल से, इन्होंने माशाल्लाह अप्रिशिएट किया है हमारी इस वेबिनार को, लिखा है वेरी यूजफुल वेबिनार भाई, जजाकल्लाह जमीर भाई। उसके बाद फिर तनवीर गैबी साहब, ये घाटकोपर से, ये हमारे स्टूडेंट है अपने इंतखाब भाई, और साथ में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है ये। तो इनका क्या है सवाल, नो वॉइस, अच्छा क्या लिखा है, माशाल्लाह वेरी नाइस एंड नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन, जजाकल्लाहु खैरन सीए साहब एंड यू सर। जी अच्छा, इन्होंने भी जो है सिर्फ शुक्रिया अदा किया भाई, जजाकल्लाह तनवीर भाई। अगला सवाल इन्होंने नाम नहीं लिखा है, नाम लिखते जाओ भाई। शोहर बीवी को फ्लैट गिफ्ट करता है तो उस पे भी टैक्स पड़ेगा क्या, लगेगा? नहीं, ये जब शोहर बीवी को फ्लैट गिफ्ट करे तो उस पर टैक्स नहीं लगता। इसी तरह से वापस से शाकिर भाई औरंगाबाद बिहार, इन्होंने लिखा है ज़कात का पैसा किसी एनजीओ बैंक के थ्रू दे सकते हैं, इससे लोग डायरेक्ट निकाल देते हैं, अगर बैंक के थ्रू देगा तो क्या फायदा होगा? यानी ज़कात का पैसा जो है चेक के थ्रू दिए तो कुछ बेनिफिट मिल सकता है क्या उनको? हाँ, बेनिफिट उस वक्त मिलेगा कि जब एनजीओ के पास एटीजी का सर्टिफिकेट होगा, तो उस केस में जो है आपको टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। तो एनजीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो है एटीजी का सर्टिफिकेट ले। तनवीर भाई नागपुर ने लिखा है, मौलाना साहब जिसकी आमदनी 5 लाख पर एनुअल से कम है उनको भी इनकम टैक्स फाइल करना है? उसमें जो है इनकम टैक्स आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो है एज पर द मतलब इनकम टैक्स के कानून के हिसाब से आपको फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको और दूसरे जो है फायदे उठाने हैं, जैसे वीजा वगैरह के लिए आपको अप्लाई करना है, या एड्रेस प्रूफ भी होता है ये, या जो है किसी ने आपका टीडीएस काट लिया है आपका, तो आपको गवर्नमेंट से रिफंड लेना है, हालांकि आपकी इनकम जो है कम है, 5 लाख से कम है, लेकिन किसी ने आपका टीडीएस काटा है, तो उस सिलसिले में आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। ये हमारे स्टूडेंट है मोहसिन खान साहब मुमरा थाने से, तो इन्होंने लिखा है जी, इन्होंने लिखा है प्लीज मेरा, अच्छा ये हमारे मोहसिन खान साहब का जो है
क्या है, हमारे हाउसिंग सोसाइटी में एक मस्जिद मदरसा है जो कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है अब तक। इस ताल्लुक से रहनुमाई फरमाई, कहां से फर्स्ट प्रोसीजर शुरू करें? प्रोसीजर शुरू करें। तो ये जो ये इसको आप मकतब कह लें कि सोसाइटी में एक मस्जिद या मदरसा है, तो इसमें जो है आपको जो है इनकम भी होती है, एक्सपेंस भी होता है। तो इसके रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले तो आप कुछ ट्रस्टीज आपने ढूंढने हैं जो खिदमत करने के लिए वॉलंटियर्स हो, वो जो उनके जो है उनकी जो है कंसेंट लेना होता है, उनकी रजामंदी लेनी होती है, और ट्रस्ट फॉर्म करना होता है। ट्रस्ट फॉर्म करें आप, सोसाइटी फॉर्म करें, ये अलग अलग तरीके होते हैं। एनजीओज के बनाने के भी जो है 3-4 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप ट्रस्ट बनाइए या सोसाइटी बनाइए या जो है सेक्शन 11 कंपनी बनाइए। इस तरह से 2-4 ऑप्शंस होते हैं। तो उसमें जो है आपने रजिस्ट्रेशन लेना होता है और उसके बाद में जो है हर चीज का जो है हिसाब किताब वगैरह सही से करना होता है। सिद्दीक कादरी साहब मुमरा से इन्होंने लिखा है, पहले तो सलाम किया है, वालेकुम अस्सलाम, फिर लिखा है जीएसटी भरने का तरीका क्या है और उसकी कुछ डेट्स वगैरह है, ये हम खुद भर सकते हैं या सीए से ही प्रोफेशनल से भरना जरूरी है? तो इन्होंने जो बहुत ही अहम सवाल पूछा है कि भाई सीए की जरूरत होती है या नहीं होती है। तो जीएसटी के तो जो है मंथली डेट होती है, और जीएसटी में अभी जो है अभी तो और जो है कवानीन सख्त होते जा रहे हैं। तो जीएसटी मंथली फाइल किया जाता है, उसकी भी डेट होती है, 20 तारीख होती है, 10 तारीख होती है, अलग अलग डेट है। और इसमें एक बात का जो है ख्याल रखा जाए कि जो है सीए जो है ये इसकी जिम्मेदारी नहीं होती जीएसटी फाइल करने की, लेकिन या आईटी फाइल करने की। आप खुद भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं अगर आपके पास नॉलेज है, आपको जो पता है कि प्रोसीजर पता है, तो आप खुद आईटीआर फाइल करें, आप खुद जीएसटी फाइल करें। इसमें सीए का रोल नहीं होता, लेकिन चूंकि जो है आप मालूम आप नहीं कर सकते, इसलिए सीए की हेल्प आप लेते हैं। आसाम गुवाहाटी से हमारे हफीजुल हुसैन साहब हमारे शागिर्द हैं, इन्होंने लिखा है वेरी गुड लेक्चर, वन मोर लेक्चर प्लीज सीए सर, आपसे रिक्वेस्ट की है। तो देखो हफीजुल हुसैन साहब, एक्चुअल में क्या है ना, हमने हर शनिचर को अलग अलग लाइन के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको इनवाइट किया है, और इंशाल्लाह अगला जो हमारा सैटरडे रहेगा उसमें हमने जो है एक डेंटिस्ट को, एक डॉक्टर है डेंटिस्ट, वो माशाल्लाह हमारे साथ में जो है बहुत सारे कामों में जुड़ी हुई होती है, फीमेल है वो। तो कल नेक्स्ट शनिचर सैटरडे तो उनका रहेगा वेबिनार। अब इंशाल्लाह हम वापस से रिक्वेस्ट करेंगे सर से कि और 2-4 शनिचर गुजरने के बाद उनको अगर ऐसा लगता है कि इस वेबिनार में कुछ कमी रही और कुछ और बातें आप लोगों को बताना जरूरी था, तो इंशाल्लाह मैं फिर डिस्कस करूंगा सर से, और वो डिस्कस होने के बाद फिर हम अनाउंसमेंट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई वेबिनार रहेगा तो। और वैसे हम सर का नंबर भी दे देंगे साथ में। अभी ये जो है जूम पे मैं, अभी तो हमारी मजलिस चल रही है, बाद में हम इसको जब एडिट करेंगे तो इसमें बहुत सी चीजें इसमें से सर का जो है नंबर वगैरह जब जोड़ देंगे तो तमाम लोग जो उनसे कांटेक्ट करना है कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और उनकी जो खिदमत है यहीं पे हमारा जहाँ पे ऑफिस है उसके करीब में ही उनका भी ऑफिस है, कोंडवा है पूना शहर के अंदर, तो वहां आके आप जो है उनसे प्रोफेशनल सर्विसेज भी उनकी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, इसी तरह से डॉक्टर अंजुम शाह, ये हमारी स्टूडेंट है और हरियाणा पानीपत के सोनीपत से ये है, इन्होंने लिखा है माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग आईटीआर, प्लीज कीप इट अप टू मोर एस्पेक्ट्स ऑफ आईटीआर। इंशाल्लाह जरूर, हमने सर से रिक्वेस्ट कर ली है, और 2-4 हफ्तों के बाद में देखते हैं और कुछ नया कंसेप्ट उनके जहन में आता है इससे रिलेटेड, तो बिल्कुल हम एक और वेबिनार लेंगे। इसी तरह से तनवीर गैबी साहब ने एटीजी फुल फॉर्म के बारे में पूछा है। जी ये ए फॉर एप्पल और टी फॉर टैंगो वाला एटीजी नहीं होता, बल्कि 80 और जी, सेक्शन 80 जी ये जो है एटीजी जिसे कहा जाता है, ये एक सेक्शन है इनकम टैक्स के अंडर। तो वो सेक्शन एटीजी के अंडर में आपने एप्लीकेशन करना होता है और एक सर्टिफिकेट जो है लेना होता है। तो 80 और जी फॉर जी। शुक्रिया। असल में तनवीर भाई, वो एटीजी जो होता है ना, जो सर ने जैसा बताया, वो एक्चुअल में 80 जी है वो, तो वो जो एटीजी वाला एटीजी नहीं है वो, जैसा बहुत बेहतरीन आपने जवाब दे दिए सर इस सवाल का। बहरहाल बाकी तमाम लोगों की दुआएं हैं, देखो सिद्दीक कादरी साहब मुमरा ने भी आपका शुक्रिया अदा किए,
इसी तरह से इरफान भाई जो है हमारे इंतखाब सर, ये जो है माशाल्लाह ये मुंबई से ही है, लेकिन हमारे बहुत खैर खा है, खासतौर पे फाउंडेशन के, और बहुत हमारा ताउन करते रहते हैं। उसके अलावा लोगों को हमारे से जोड़ते रहते हैं, और ये जो ऊपर का मैसेज भी उन्होंने ही इंग्लिश में बनाया हुआ है, हमारे इस वेबिनार से रिलेटेड इंग्लिश में बना के उन्होंने भी उसको सर्क्यूलेट किया। तो इरफान भाई का जो है हम लोगों को शुक्रिया है, और आपको लिखा है जज़ाकल्लाह खैर सीए साहब फॉर एज नॉलेज। मुफ्ती साहब बच्चों को 1 मिनट में सीए बनने के लिए मोटिवेट कर दो आखिरी में, जज़ाकल्लाह। जी जरूर इंशाल्लाह इरफान भाई, हाँ बोलो ना। तो ये सीए का जो कोर्स है ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स होता है, क्योंकि सीए जो है ये सीए से जो है अपने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। हाँ, इसमें जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, बहुत सी जो है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। तो इसमें हमारी कौम के जो है लोगों का होना बहुत जरूरी है। हमारे बच्चे जो है इसमें जो है आगे बढ़े, क्योंकि ये इसमें जो है काफी जो है लोग हमारी कौम में जो है लोग फंस जाते हैं नॉन कॉम्प्लायंस में। तो हमारी कौम के जो लोगों का इसमें होना बहुत जरूरी है। और इस कोर्स को जो है पूरा करने के लिए थोड़ा सब्र का भी जो है सब्र भी बहुत जरूरी होता है। इसमें होता क्या है कि जो है अक्सर बच्चे जो शुरू तो बड़े शौक से कर लेते हैं, लेकिन जो है जब 1-2 अटेम्प्ट में अगर फेल हो जाते हैं तो वो छोड़ देते हैं, हिम्मत जो छोड़ के जो है वो कोई और कोर्स करने लगते हैं। और वालिदैन का भी जो इसमें सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। मुझे भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन ने जो है इस कोर्स को जो है हासिल करने में जो है बहुत उनका ताउन था। हालांकि जो है एग्जाम में वो फेल भी होते हैं अक्सर। हाँ, ये जो बड़े बड़े स्पीकर जो होते हैं सीए, वो भी अगर 1-2 मरतबा फेल भी हो जाता है इसमें, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि भाई फेल हो गए थे हम सीए के एग्जाम में, ऐसे कोई बात नहीं होती। बल्कि इसमें वालिदैन भी सपोर्ट करे अपने बच्चों को। अगर बच्चा जो है 1-2 मरतबा फेल भी हो जाए तो उसे और जो है मोटिवेट करे, उसे कोर्स मुकम्मल करने की जो है वो जो है वो करवाए वो। हाँ, और कोर्स में भी ये होता है कि जो है अक्सर जो है चीज जो है बुनियादी जो है चीजों से जो हट के जब पढ़ाई की जाती है तो उसमें फेल हो जाते हैं बच्चे जो है बहुत सारी किताबें पढ़ लेते हैं, बहुत बड़े मोटे मोटे जो है किताबें पढ़ लेते हैं, लेकिन जो बुनियादी जो चीजें होती है, बुनियादी जो लॉज होते हैं, बुनियादी जो है उसूल होते हैं, उस पर जो है ध्यान नहीं देते और उसमें जो है बच्चे फेल हो जाते हैं। तो बच्चों से भी गुजारिश है कि भाई आप जो है पढ़ाई भी जो है सही तरीके से करें। हमारे एक सर थे जिनके पास मैंने जो है अपना ट्रेनिंग हासिल की, वो बताते हैं कि जब जो है आप पढ़ाई भी जो है हद से ज्यादा जब कर लोगे तो आप फेल हो जाओगे, बताए। तो पढ़ाई भी करनी है लिमिटेड में, जो सही तरीके से जब पढ़ाई करेंगे आप तो जो है पास होंगे। अब पढ़ाई गलत तरीके पे होगी आपकी, चाहे आप जो है दिन में जो है जो 18 घंटे 20 घंटे पढ़ लो, लेकिन सही उसूल और सही जो है तरीके से आपकी पढ़ाई नहीं होगी तो आप जो है 18 और 20 घंटे पढ़ने के बावजूद भी फेल हो जाएंगे एग्जाम में। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगा इरफान भाई, जैसे आपने मेरे से रिक्वेस्ट की है, देखो असल में क्या है ना, हमारे बच्चों ने आज के जमाने में हर फील्ड में होना चाहिए। हमारे बच्चे जो है ना वो जैसे एलएलबी है उसमें भी हमारे बच्चे हो, मेडिकल में भी हमारे बच्चे हो, और रहा टैक्सेशन का सवाल, तो मैं समझता हूं इस लाइन में भी हमारे बच्चे होना चाहिए। जैसे मैंने इससे पहले अक्सर अपने अजबाक में मैं ये बोलता हूं कि भाई मुसलमान बोलते हैं कि हमको 5% रिजर्वेशन चाहिए, लेकिन जो ओपन कैटेगरीज है उसमें बताओ ना तुम कितने 5% है। 5 एलएलबी के लिए जो है पूरा ओपन सेक्शन है, क्या हमारे बच्चे 5% वकील है उसके अंदर? ऐसे ही सीए का भी जो है ये एक ओपन ये है, खाली इस पे मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन क्या हमारे बच्चे 5% सीए है? मतलब आप गिन के बताओ मुझे, एक बस्ती के अंदर अगर मुसलमानों की आबादी 1000 है तो 1000 के अंदर अगर 5% भी हम गिनते हैं तो 50 सीए होना चाहिए। है क्या हमारी कौम में 50 सीए? 50 तो दूर की बात है, मैं तो समझता हूं लाखों में अगर आप देखोगे तो आपको एक आधा ईमान वाला सीए मिलेगा। लाखों में तलाश कर लो आप, पूरे शहर में। मैं तो समझता हूं ऐसे कई जिले होंगे जो पूरे जिले में एक मुसलमान सीए नहीं होगा, ऐसे भी आपको जिले मिल जाएंगे। तो एक्चुअल हमारा प्रॉब्लम यह है ना इरफान भाई, हर फैकल्टी में हमने रहना चाहिए। और कुछ लोग इस ताल्लुक से गलत फहमियां भी फैलाते हैं
कि मुसलमानों के बच्चों ने कॉमर्स नहीं पढ़ना चाहिए और सीए नहीं बनना चाहिए और मुसलमानों के बच्चों में टैक्स का और इसका उसका। मैं समझता हूं यही वो लोग हैं जिनकी इस कट्टरतावादी मेंटालिटी ने मुसलमानों के बच्चों को वकील बनने से, सीए बनने से जो है दूर रखा हुआ है। इसी वजह से तो हमारे बच्चे हर लाइन में होना चाहिए, हर फील्ड में होना चाहिए। जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा था, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में खेलो, चरख में झूलो, मगर बंदे आजिज का रहे एक सुखन याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को ना भूलो। तो हर काम करो, तुम जज बन जाओ, लेकिन सीए बन जाओ, या जो फैकल्टी का इल्म हासिल करना है करो, लेकिन अपनी हमारा ताल्लुक ये है कि भाई हमको अल्लाह को सामने रखते हुए हर काम हम कर सकते हैं। अभी हमारे इंतखाब सर के बारे में एक और चीज मैं ये बता दूं कि माशाअल्लाह वो खुद अपनी जो मस्जिदवार जमात है उसके जिम्मेदार भी है, यानी दीन की लाइन को भी लेकर चल रहे हैं। मेरे जो फर्जंद है जिस मस्जिदवार जमात में बैठते हैं उसी मस्जिदवार जमात के हमारे इंतखाब सर माशाअल्लाह जिम्मेदार भी है। सालों से उनका एक मामूल है पाबंदी से अल्लाह के रास्ते में चिल्ला लगाने का, पाबंदी से 4 महीने लगाने का, पाबंदी से 3 दिन लगाने का। आज भी जो है हमारी डेट आगे पीछे इसलिए हो रही थी और लेट हो गया मुझे दावतनामा देने में, क्योंकि आज शनिचर का उनकी जो है हो सकता था कि 3 दिन की जमात अगर बन जाती तो वो निकल जाते। तो ऐसे जो एक इंसान जो है ना सीए होने के बाद में भी दीन के काम के साथ में वो अपने काम को कर सकता है। तो हमारे जो बच्चे हैं बिल्कुल उन्होंने, जैसे सर ने बताया कि उनके घर वालों ने, उनकी फैमिली ने उनको मोटिवेट किए, तो हम भी अपने बच्चों को उसके लिए मोटिवेट करें ताकि हमारे बच्चे भी जो है इस लाइन से पढ़े। और इंशाल्लाह हम जो है सर का नंबर साथ में जोड़ने वाले हैं ताकि आप तमाम लोगों को सर से जिस तरह से भी कांटेक्ट करना है, बात करना है, वो भी आप कर सकते हैं इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं रहेगा। इसी तरह से नीचे अब और जो है सवालात में एक और सवाल मुझे नजर आ रहा है, जीएसटी में जो प्रोडक्ट सेल करते हैं कभी कैश में कर सकते हैं, बायर कैश में अगर कहता है तो क्या करना चाहिए? जी डिटेल है। अच्छा, आम आदमी के ताल्लुक से नहीं है जी, हाँ देना है तो दे सकते हैं आप। ये जो क्वेश्चन जो है एक बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि जीएसटी के ताल्लुक से, ये एक आम जो हमारे वेबिनार से जो है थोड़ा हटकर है, इसलिए आपको अगर पूछना है तो हम आपको जो है बाद में जो है सेपरेटली आपको आंसर करेंगे। ये जो एक बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है। चलिए, और इसी तरह से मैं एक चीज ये भी बता दूं कि ये जो वीडियो भी एडिट होगा ये सिर्फ हमारा जो शेयर मार्केट का पैकेज है उसी के अंदर हम ये वीडियो रखेंगे, ताकि जो लोग जो है जो उस टाइप की मेंटालिटी रखने वाले हैं और जिनमें उतनी मैच्योरिटी है, जो टैक्स किसे कहते हैं, इनकम टैक्स किसे कहते हैं, आईटीआर किसे कहते हैं, ताकि वो लोग इस पूरे कंसेप्ट को समझ सके। वरना आम लोग जो सुनेंगे और जिनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है तो वो और ज्यादा कंफ्यूजन का भी शिकार हो सकते हैं। तो इसके लिए इस चीज का भी आप तमाम लोग ख्याल रखें, तमाम लोग इस बात के ऊपर भी ध्यान दें। और अब हम लेते हैं आप तमाम लोगों से इजाजत, क्योंकि मुझे अब किसी का कोई सवाल नजर नहीं आ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला से आखिर में हम यही दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इस वेबिनार को बेइंतहा कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला जो है इस वेबिनार की बरकत से जितने भी लोग इसके अंदर जुड़े थे और उनके जो सवालात थे और जो भी उनके इश्कालात थे उसको दूर फरमाए। और इंशाअल्लाह आइंदा के लिए भी जैसे बहुत सारे लोगों का रिक्वायरमेंट है तो सर से हम डिस्कस करके और 2-4 हफ्तों के बाद, क्योंकि आगे की हमारी तारीख बुक है, उस एतबार से हम एक आधा और वेबिनार टैक्स के सिलसिले में रखेंगे। इसी तरह से अगर आप लोगों में से भी कोई अगर अपनी लाइन का एक्सपर्ट है, जैसे कोई एमडी डॉक्टर है और वो ऑर्थोपेडिक्स है और वो हड्डियों के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, या कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट है, या कोई जो है न्यूरोलॉजिस्ट है, या फिर कोई जो है आप लोगों में से कोई एडवोकेट है और कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपनी खिदमत दे रहे हैं, वो भी ये चाहते हैं कि भाई हम भी वेबिनार में स्पीच देना चाहते हैं ताकि हमारी लाइन के एतबार से हम अपनी कौम के अंदर अवेयरनेस पैदा कर सके, तो आपका मोस्ट वेलकम है। आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम जो है आइंदा वेबिनारों में जो जब तक की तारीख है उसके बाद में फिर आपके सारे डिटेल्स जानकर फिर हम आपको भी मौका देंगे, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। और अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं अल्लाह इस वेबिनार को बेइंतहा कबूल फरमाए। और साथ में जो है हमारे इंतखाब सर का भी हम बेइंतहा शुक्रिया अदा करते हैं
कि अल्लाह उनके वक्त में बरकत अता फरमाए, जो उन्होंने उनका कीमती वक्त हमारे लिए फारिग किया है। और इसी के साथ में हम लेते हैं आप तमाम लोगों से इजाजत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।